हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यूएट करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, साल 2009 में भारत सरकार ने एक कॉइन रिलीज किया था। एक स्पेशल एडिशन कॉइन था जिस पर एक आदमी का चित्र हुआ करता था और उस आदमी के चित्र के नीचे कुछ डॉट 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 बने हुए थे। ये वही डॉट्स हैं जिसने बहुत सारे लोगों की इस दुनिया में जिंदगी बदल दी थी। ये डॉट्स आपको बहुत जगह पर दिखेंगे। आप अगर किसी लिफ्ट में जाएंगे तो लिफ्ट के नंबर्स जहाँ पर लिखे होते हैं वहाँ पर आपको डॉट्स दिखेंगे। अगर आप रेलवे के अंदर जाएंगे तो रेलवे के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, उसके नीचे अगर आप टच करेंगे तो आपको डॉट्स फील होंगे। ऐसे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। ये डॉट्स बने होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती। ये स्क्रिप्ट ब्लाइंड लोगों के लिए होती है और इसको कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लाए एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जिद और डिटर्मिनेशन से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर कर दी, बल्कि दुनिया के ऐसे लोग जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, उन सब के लिए एक ऐसा रिसोर्स बनाया जिससे वो एम्पावर्ड फील कर सके। तो चलिए सुनते इस एम्पावरमेंट की कहानी और उस आदमी की कहानी जिसने ये बड़ा काम किया। उस आदमी का नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल 1809 में फ्रांस के एक गांव में पैदा हुए थे। उनके फादर जो थे लेदर का काम किया करते थे। उनकी दुकान में बहुत सारा चमड़े का सामान बना करता था जो फ्रेंच आर्मी को सप्लाई किया जाता था। लुई ब्रेल जब 3 साल के थे तो एक दिन अपने फादर के शॉप में खेल रहे थे। उनके हाथ में एक औजार लगा जिसको ऑल कहते हैं, जो बहुत पॉइंटेड होता है, और एक लेदर की पट्टी को लेकर ऑल से उस पर छेद करने लगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अगर अनहोनी होनी होगी तो होगी जरूर, उसी तरह से लुई ब्रेल के हाथ से ऑल स्लिप हुआ और सीधा जाके उनकी आंख को लग गया। जब लुई के फादर को पता चला कि लुई की आंख को लग गया है, उन्होंने तुरंत उनको उठाया और वहां से एक दवाखाना ले गए। पर दोस्तों, दवाई असर नहीं की। उनकी आंख में जोरदार इन्फेक्शन हो गया और उसके वजह से एक आंख उनकी पूरी तरह से चली गई। वो इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी स्प्रेड हुआ और कुछ दिन बाद उनकी दूसरी आंख भी चली गई। जब तक लुई ब्रेल 5 साल के होते उनकी दोनों आंखों की रोशनी परमानेंटली चली गई थी। जिंदगी के अगले कुछ साल लुई ब्रेल को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक निराशा की ऐसी छाया उनके ऊपर फैल गई थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। लुई ब्रेल एक बहुत टफ व्यक्ति थे और उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर को कहा कि फादर, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे कहीं भेजिए जहाँ मेरी शिक्षा हो सके। उनके फादर ने खोजबीन की और पेरिस में एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ। वहाँ पर उनका एडमिशन करा दिया गया। उस इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च हो रहा था जिसके तहत ऐसे लोग जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उन लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट का इजाद किया जा रहा था। और इसी इजाद किए हुए स्क्रिप्ट के तहत 14 किताबें बनाई गई थी। ब्लाइंड बच्चों को किताब खोलनी होती थी और पन्नों के ऊपर हाथ घुमाना होता था और हाथ से कुछ चीज को फील करना होता था। फ्रेंच और इंग्लिश के कुछ अक्षरों को एम्बॉस कर दिया था जिसको हाथ से फील करके समझा जाना होता था। लुई ब्रेल ऐसी किताबें पाकर खुश हो गए और एक ही साल के अंदर उन्होंने पूरी 14 किताबें पढ़ ली। लेकिन लुई ब्रेल समान आदमी जो ज्ञान का उपासक था, जिसको बहुत भूख थी ज्ञान अर्जित करने की, वो 14 किताबों से कैसे सेटिस्फाइड होने वाला था। वो और कोशिश कर रहे थे कि उनको और किताबें मिले और कुछ तरीका मिले जिससे वो पढ़ सके। छुट्टियों में जब वो घर आए तो उनको एक व्यक्ति के बारे में पता चला जिसका नाम था चार्ल्स बार्बियर। चार्ल्स बार्बियर ने नाइट राइटिंग नाम की एक लिपि का इजाद किया था। नाइट राइटिंग का इन्वेंशन किया गया था फ्रेंच आर्मी के लिए। फ्रेंच आर्मी जब युद्ध पे जाती थी तो हाई कमांड से उनको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाते थे। दिन के समय तो मैसेज पढ़ना आसान हुआ करता था, लेकिन रात के समय जब वो पढ़ने की कोशिश करते थे तो उसके लिए उनको रोशनी चाहिए थी, और जैसी वो रोशनी करते, लालटेन लगाते या टॉर्च लगाते, एनिमी को उनका लोकेशन पता चल जाता। ये एक आर्मी ऑपरेशन के लिए सुटेबल तरीका नहीं था। इसीलिए चार्ल्स बार्बियर ने एक स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था जिसको कहा जाता था नाइट राइटिंग। नाइट राइटिंग में एक लाइन में 6 डॉट्स थे और दूसरे लाइन में 6 डॉट्स थे। ऐसे कुल मिलाकर 12 डॉट्स हुआ करते थे। सैनिकों को डिफरेंट डॉट्स के कॉम्बिनेशन से लेटर समझने होते थे। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और रात के वक्त जब उनको मैसेज मिलता था तो उनको सिर्फ अपनी उंगलियां उसके ऊपर घुमानी थी और फील करना होता कि लेटर दिखता कैसा है। और जैसे ही उनको पता चल जाता था कि वो डॉट्स पे क्या लेटर बना हुआ है, वो उस मैसेज को पढ़ सकते थे। नाइट राइटिंग एक बहुत यूजफुल टूल था आर्मी के लिए। जब चार्ल्स बार्बियर का ये इन्वेंशन लुई ब्रेल को पता चला तो वो इससे बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने कोशिश की उस इन्वेंशन को अडॉप्ट करने की। लुई ब्रेल ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 2 साल उस भाषा को सीखने में लगा दिए, उस भाषा को समझने में लगा दिए और उस भाषा से कुछ लिखने लगे। वो डॉट डॉट बनाते जाते और समझते जाते। लेकिन नाइट राइटिंग की एक प्रॉब्लम थी। नाइट राइटिंग में डैशेस और डॉट्स दोनों यूज हुआ करते थे और बहुत लंबी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। नाइट राइटिंग लैंग्वेज को अगर आपको फील करना होता था तो आपको उंगली के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से यूज करने पड़ते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जितना अच्छा टच का सेंसेशन हमारे यहाँ होता है उतना अच्छा यहाँ होता नहीं। तो वर्ड्स को फील करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी और इंटरप्रेट करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। जब तक लुई ब्रेल 14 साल के हुए, उनको समझ में आया कि नाइट राइटिंग है तो बहुत अच्छी लैंग्वेज लेकिन आसान नहीं है।
एक बार वो छुट्टियों में घर आए और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाऊंगा। वो अपनी फादर के शॉप में गए, उन्होंने एक लेदर की पट्टी ली और फिर से ऑल उठाया। ऑल वही इंस्ट्रूमेंट था दोस्तों जिससे उनकी आंख को तकलीफ हुई थी। उसी ऑल से बेल्ट्स के ऊपर डॉट बनाने लगे। जब वो इस तरफ से दबाते तो उस तरफ एम्बॉसिंग हो जाता था। लुई ब्रेल ने इस बार 12 डॉट्स को नहीं, सिर्फ 6 डॉट्स को इस्तेमाल करके एक स्क्रिप्ट बनाई। उन्होंने अथक प्रयास किया और कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए। इंग्लिश और फ्रेंच के जो लेटर्स होते हैं उनको 6 डॉट्स में किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाए इसकी उन्होंने स्टडी की और हर एक लेटर के लिए उन्होंने एक सिंबल इजाद किया। दोस्तों, जैसा कि हम समझ सकते हैं इस काम को तो बहुत समय लगा होगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 1 साल के अंदर ही लुई ब्रेल ने सारी की सारी फ्रेंच लैंग्वेज, सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स जो थे सिंबॉलिकली अपनी लैंग्वेज में कोड कर लिए थे। और इसी से हम लुई ब्रेल का डिटर्मिनेशन और ब्रिलियंस समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेंट की हुई स्क्रिप्ट को नाम दिया ब्रेल स्क्रिप्ट और ब्रेल स्क्रिप्ट का एक छोटा सा बुकलेट बनाया और इस बुकलेट को उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को गिफ्ट किया। रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने पहले तो इस बात पे विश्वास ही नहीं किया कि ब्रेल ने एक स्क्रिप्ट बना ली है, और जब उनको इस बात पर विश्वास हुआ वो इसको अडॉप्ट करने के लिए हिचकिचा रहे थे। ब्रेल अपने पूरे करियर में इस बात पे कोशिश करते रहे कि रॉयल इंस्टीट्यूट जो है वो इस स्क्रिप्ट को अडॉप्ट कर ले। ब्रेल उसी इंस्टीट्यूट में काम भी करने लगे और जो भी रॉयल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनता या प्रिंसिपल बनता उसको रिक्वेस्ट करने लगे कि सर मेरी स्क्रिप्ट को फॉर्मलाइज किया जाए, इस स्क्रिप्ट को काम में लाया जाए। कुछ डायरेक्टर्स उनकी बात से सहमत होते, लगाते, लेकिन जो अगला डायरेक्टर आता फिर उस स्क्रिप्ट को निकाल देता। पूरी जिंदगी भर उनका यही स्ट्रगल चलते रहा। फाइनली 43 ईयर्स के एज में लुई ब्रेल को ट्यूबरक्लोसिस हो गया और इसी ट्यूबरक्लोसिस के चलते उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के 2 साल बाद रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने उस स्क्रिप्ट को, ब्रेल स्क्रिप्ट को फॉर्मली अपनी स्क्रिप्ट माना और उसको करिकुलम का पार्ट बना दिया। ब्रेल को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत समय लगा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई थी। 1892 में 1892 में फ्रांस सरकार ने ब्रेल लिपि को ऑफिशियल स्क्रिप्ट का दर्जा दे दिया। उसको एक कोड माना गया जो ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला था। जब तक साल 1916 आया, अमेरिका ने भी इस स्क्रिप्ट की महत्ता को जाना और उसको अडॉप्ट किया। By 1932, Braille script was adopted as universal code adaptation for English all over the world. 1932 के बाद ब्रेल लिपि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में सिखाई जाने लगी। यूनिवर्सिटीज ने इसको अडॉप्ट किया और लैंग्वेज स्प्रेड होने लगी। साल 1982 तक ब्रेल लिपि एक फर्म लैंग्वेज बन गई थी और दुनिया के सारे ऐसे लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है इसको बहुत कंफर्टेबली यूज करने लगे और गवर्नमेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया पब्लिक प्लेसेस पे लिखने के लिए भी। आज जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर विजुअली चैलेंज लोगों के लिए स्पेसिफिकली ब्रेल में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। एक व्यक्ति के डिटर्मिनेशन ने, एक व्यक्ति के फर्म जिद ने इस बात को साबित किया कि हाँ, अंधे लोग भी पढ़ सकते हैं। उसने ना सिर्फ अपनी पढ़ने की चाह को पूरा किया, उसने एक ऐसा टूल बनाया, एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिसने सारे अंधे लोगों को एम्पावर कर दिया। ईयर 1999 में नासा ने ब्रेल के इस महान काम को रिकॉग्नाइज किया और एक रेयर टाइप का एस्टेरॉइड जो उन्होंने फाइंड किया था उसको नाम दिया गया 9969 ब्रेल। साल 2009 में भारत सरकार ने भी ब्रेल की महानता को माना और एक ऑफिशियल सिक्का लॉन्च किया गया जिसका नाम था ब्रेल कॉइन। तो दोस्तों, लुई ब्रेल के डिटर्मिनेशन को, इस महान काम को, एक इतना जीनियस काम को जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी, उस काम को हम सैल्यूट करते हैं, उस काम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और चाहते हैं कि ये कहानी सबके पास पहुंचे और सब लोग इस कहानी से इंस्पायर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से सीखने वाली पहली बात यह है कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई ब्रेल की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की चाह बहुत स्ट्रांग थी। वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन मार्केट में उनको टूल्स अवेलेबल नहीं थे, उनको पढ़ने के लिए कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं थी। तो लुई ब्रेल इस चीज की राह नहीं देखते बैठे कि कोई मेरे लिए स्क्रिप्ट बनाएगा और मैं उसको पढ़ूंगा। आंख ना होते भी लुई ब्रेल ने वो काम करके दिखाया कि कई आंख वाले लोग ऐसा काम करने का सोच भी नहीं पाएंगे। उन्होंने अपना रास्ता खुद चूज किया, उन्होंने अपना रास्ता खुद इजाद किया। उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिससे ना सिर्फ उनको फायदा हो बल्कि हर उस अंधे आदमी को फायदा हो जो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है। आज दुनिया के बहुत सारे कीबोर्ड्स पर ब्रेल लैंग्वेज छपी हुई होती है और बहुत सारे कंप्यूटर्स ब्रेल लैंग्वेज कोड को एक्सेप्ट भी करते हैं। दुनिया के कितने ही अंधे लोग आज इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर लुई ब्रेल ने अपने पढ़ने की चाह को पूरा करने के लिए अगर वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखाया होता, वो इन्वेंटर्स मेंटालिटी नहीं दिखाई होती, तो आज शायद बहुत सारे अंधे लोग पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ भी करने के लिए डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इस सबक को हमको सीखने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी चीज़, दुनिया का ऐसा कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि उसको क्रॉस करने के लिए आपको रास्ता ना मिल सके, सोल्यूशन ना मिल सके। लुई ब्रेल की ज़िंदगी हर उस आदमी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक सबक है जिसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ गई है और शायद वो एक महान काम नहीं कर सकता।
महानता आपके अंदर छुपी है दोस्तों, बस आपको उसको जानने की ज़रूरत है, आपको उसको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने इस कहानी में पहले भी कहा है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ शुड गेट गोइंग। दोस्तों आपके समान और मेरे समान लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए? हमको ये सीखना चाहिए कि किसी के भी काम का मजाक ना उड़ाया जाए, किसी के भी काम को नकारा ना जाए। आपको नहीं पता है कि वो काम कितना बड़ा हो सकता है, कितने लोगों के काम आ सकता है। हम जब किसी एक आदमी का काम नकारते हैं तो हम उस काम से जुड़ी हर फ्यूचर पॉसिबिलिटी को मार देते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड यूथ के स्टूडेंट थे लुई ब्रेल, वहाँ के टीचर थे लुई ब्रेल, लेकिन फिर भी वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ का स्टाफ उनकी इस इन्वेंशन को नकारते गया। पूरे 35 साल लग गए उनकी इस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिलने में। अगर उनके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो सोचिए कितना नुकसान हो जाता उन सब फ्यूचर जनरेशंस का जिनके पास आंखें नहीं थी, जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं थी। लेकिन थैंक गॉड रॉयल इंस्टीट्यूट ने ब्रेल स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज माना, ऑफिशियल स्क्रिप्ट माना, और आज पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है। तो दोस्तों कोई भी इन्वेंशन छोटा नहीं होता, उस इन्वेंशन की पॉसिबिलिटीज इमेंस हो सकती हैं। लेट अस टेक ऑल सच स्मॉल एफर्ट्स वेरी सीरियसली। हमारा एक मजाक, हमारा एक रिजेक्शन उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, जो बहुत लोगों की जिंदगी फ्यूचर में बदल सकती है। सो लेट अस ट्राई टू एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी स्मॉल एक्ट विच एनीवन इज डूइंग, एवरी स्मॉल इन्वेंशन विच एवरीवन इज डूइंग, बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगी है और उसके पोटेंशियल इमेंस हो सकता है। ये सिर्फ हमारी छोटी विजन हो सकती है जिसके वजह से हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को शायद एक अलग ही दुनिया मिल सकती है अगर हमने उस इन्वेंशन को प्रोत्साहन दिया तो आइए आज से पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं, हर चीज़ में खूबी ढूंढ के निकालते हैं, वो खूबी जो शायद फ्यूचर में दुनिया बदलने की ताकत रखती है। आइए लुई ब्रेल के उस इन्वेंशन को एक बार सैल्यूट किया जाए, उनके डिटर्मिनेशन को एक बार सैल्यूट किया जाए। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो रोज़ आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें ये भी बताइएगा कि आप किस तरह का कंटेंट सुनना चाहेंगे ताकि उस तरह की कहानियां हम आपके लिए ला सकें। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि उनके ज़िंदगी में थोड़ा सा वैलिडेशन हो सके। अगर आपको कहानी पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन, और कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।